डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम्स एंड कमेंट्स को देखते हुए मुझे ये कोड का वीडियो बनाना पड़ा, क्वेश्चन आंसर बनाना पड़ा, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा भरोसा कर लेते हो हम पर। मैं रुक नहीं पाता भाई, क्या करूं मैं? करा ही देता हूं, अब मैं क्या करूं जब इतना भरोसा है मुझ पर। और पिछले एग्जाम में भी बहुत अच्छे बच्चे, मतलब जितने भी मैंने मोस्ट क्वेश्चन दिए थे बच्चे सबका, सभी अच्छे से करके आए हैं, ठीक है। और आप लोग चेक भी कर सकते हो कौन कौन सा कोड का मैंने क्वेश्चन आंसर करवाया और वो ना आया हो, ठीक है। आप खुद से चेक कर लीजिए, जो जो कोड्स का एग्जाम हो चुका है आप चेक कीजिए कितने क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। सो देखिए, सिर्फ वो नहीं, मैं जो जो वीडियो कराता हूँ यहाँ, ये नहीं कि सिर्फ एक ही वीडियो से आप आए नहीं आए, तो ऐसा नहीं है। मैंने 3-4 वीडियो करवाया था, उन सब वीडियो में से आपको देखिए जो ज़रूरी है उन सभी को मैं करवाऊँगा। आप तो अभी एक वीडियो देख लोगे, कहोगे कि नहीं इसमें से कुछ नहीं आया। आया, बट देखो ऐसा कि नहीं हर वीडियो से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब आएँगे ही। बट ये बीएसओजी 1 का भाई ये सेकंड वीडियो ही है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट ही है। आप लोगों का एग्जाम को देखते हुए बनाया है, क्योंकि आपके पास तो और टाइम भी नहीं है और वीडियो भी नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि अब टाइम ही नहीं है, वीडियो कैसे बनेगा? समझ में आ रहा है? तो ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया है। देखिए, आप लोग चैनल में न्यू हो तो चैनल चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, करेंगे। ये सब पीडीएफ आपको वहीं मिलता है और पीडीएफ मैं फ्री में दे रहा हूँ। एंड टेलीग्राम से डाउनलोड करना, फिर से सुनिए, आप लोग परेशान कर लेते हो कमेंट में, कहते हो कहाँ से डाउनलोड करें, कहाँ से क्या करें। तो आप पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड करोगे एंड आप इनमें एक पासवर्ड लगा होगा, टेलीग्राम में डाउनलोड करोगे तो आप ओपन जब करोगे इसमें पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड के लिए आपको इंस्टा में आना पड़ेगा। मैं इंस्टा में ही देता हूँ, क्योंकि ये इसलिए देता हूँ कि मेरे साथ आप जुड़ोगे, है ना। आपको जब मुझ पर विश्वास होगा तभी तो मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़ोगे, इंस्टा में आओगे, मैसेज करोगे सर प्लीज गिव मी पासवर्ड, सो आपको मिल जाएगा। बट मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहता हूँ, एग्जाम से पहले मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए आप पीडीएफ लीजिए, पीडीएफ लीजिए, पीडीएफ लेने के लिए मना नहीं है, बट आप समझिए भी, है ना। समझने से ज्यादा याद होगा भैया खुद से करने से, इसीलिए आप पहले समझ लीजिए। जो भी छोटा मोटा जितने भी वीडियो 15, 20, 25 मिनट का जो भी वीडियो होगा इसे समझिए, आपका डाउट भी क्लियर होगा और खुद से पीडीएफ में रिवाइज कर लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आपका यही कोड है बीएसओजी 171, भारतीय समाज छवियां एवं वास्तविकताएं, ये टाइटल है। ये लाया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इग्नू में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं जून में या दिसंबर में, तो आप दोनों के लिए क्या है, दिसंबर 2025 में, तो आप दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही था कि भारतीय सभ्यता की संस्कृति अपने अतीत से प्रभावित रहती है, चर्चा कीजिए। सो आंसर लिखा हमने, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ केवल। भारतीय संस्कृति या भारत के सभ्यता की संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है, संस्कृति सभ्यता है, इसलिए इसे विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी भी माना जाता है। जिन्हें कला हो, विज्ञान हो, है ना, राजनीतिक का क्षेत्र, भारतीय संस्कृति का सदैव विशेष ध्यान स्थान रहा हो। बात करें तो अन्य किसी दूसरे देश की संस्कृति की, तो दूसरे देशों की संस्कृतियां तो समय के धारा के साथ नष्ट होती रहती है, समय के साथ साथ बदलती रहती है। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे समझ में क्या, शॉर्ट में दिया हूँ, उसे समझना है आपको, पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से, है ना। और थोड़ा सा और भी है इसका आंसर, नष्ट होती रहती है। लेकिन बात करें तो भारतीय संस्कृति की, तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता आदि काल से ही, अर्थात अतीत से ही परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 1 का हो गया आंसर। क्वेश्चन 2 देखिए, सिद्धांतवादियों द्वारा परिकल्पित भारत के विचार को स्पष्ट कीजिए। तो सिद्धांतवादियों, आंसर है, देखिए आंसर तक सुनिए। सिद्धांतवादियों द्वारा परिकल्पित भारत का विचार यह है कि यह ऐसा भारत है जो न केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी न्याय संगत है। यह एक ऐसा भारत भी है जो अपनी सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखते हुए आधुनिकता को अपनाता है और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। तो ये मैंने लाइन ये खींचा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन खींचा है भैया, गलत था, है ना। वो रात में लिखा हूँ भैया, बहुत रात में नींद भी लग रही थी, है ना। तो भाई मैं आप लोगों के लिए बनाया, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के ग्रामीण एवं नगरीय समाज किन तरीकों से अंतर संबंध है, अच्छा क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। भारत के ग्रामीण, आंसर देखिए, आंसर सुनिए।
भारत के ग्रामीण एवं नगरीय समाज विभिन्न तरीकों से आपस में जुड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों या शहरों की ओर पलायन करना कुछ संकेत देती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से लोग नगरीय क्षेत्र की ओर इसलिए पलायन करते हैं ताकि उनका आर्थिक स्थिति सही हो सके और अपना परिवार के साथ अच्छा जिंदगी जी पाए। कुछ लोग व्यापार के सिलसिले से भी ग्रामीण समाज से नगरीय समाज में रहना पसंद करते हैं। मैंने ऐसे ही लिखा कि आपको समझ में ही आ जाएगा, क्या समझे हैं? पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी रहती है और ग्रामीण तथा नगरीय समाज के लोग विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, जिससे उनके बीच अंतर संबंध बना रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्जातीयता की संकल्पना एवं आयामों की चर्चा कीजिए। आंसर है, निर्जातीयता एवं आयामों को जानने से पहले हम जानते हैं कि निर्जातीयता क्या होता है। निर्जातीयता एक ऐसी अवधारणा है जिसमें व्यक्ति अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानता है और अन्य संस्कृतियों को अपनी संस्कृति के दृष्टिकोण से दिखाता है, देखता है, और कभी कभी तो उन्हें हीन भी समझने लगता है ना। हीन मतलब गलत विचार से, है ना, बुरा, गिरा हुआ, है ना, ये होता है हीन। ये समझता है। यह एक प्रकार का पूर्वाग्रह है जो एक व्यक्ति के अपने समूह के प्रति वफादारी और दूसरों के प्रति संदेह या फिर तिरस्कार को बढ़ावा दे सकता है। निर्जातीयता का जो आयाम है, इसे याद रखिए। कुछ पॉइंट अगर आपको लिखना हो, कुछ पॉइंट लिखिएगा और उसके बारे में अपना माइंड से लिख दीजिएगा। पहला क्या है कि सांस्कृतिक भेद श्रेष्ठता, दूसरा है अपने समूह और दूसरे समूह के बीच भेद, तीसरा है पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता, चौथा है जेनोफोबिया, और पांचवा है सांस्कृतिक सापेक्षता का अभाव। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रवादियों द्वारा परिकल्पित भारत के विचार की चर्चा कीजिए। आंसर है, राष्ट्रवादियों द्वारा परिकल्पित भारत का विचार यह बताता है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो न केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, बल्कि स्वतंत्र है होगा यहाँ पे, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक के रूप से भी मजबूत है। यह विचार विभिन्न विचारधाराओं और दृष्टिकोणों से प्रभावित रहा है, लेकिन कुछ सामान्य तत्व हैं जो इसे परिभाषित करते हैं। राष्ट्रवादियों का मानना था कि भारत को ब्रिटिश शासन से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाना चाहिए। राष्ट्रवादियों ने विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोगों को एक साथ और मजबूत राष्ट्र बनाने की वकालत भी किया। राष्ट्रवादियों ने जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करने की बात कही। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में नगरीय के विविध आयामों का वर्णन कीजिए। तो आंसर है, देखिए आंसर सुनिए। भारत जैसे शक्तिशाली देशों में नगरीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके कई पहलू हैं। इसमें जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण, शहरी क्षेत्रों से क्षेत्रों का विस्तार और शहरी जीवन शैली का विकास शामिल है। नगरीकरण के आयाम की बात करें तो इसे याद रखिएगा, जनसंख्या का स्थानांतरण, शहरी क्षेत्रों का विस्तार, तीसरा है आर्थिक विकास, चौथा है सामाजिक परिवर्तन, पांचवा पर्यावरणीय प्रभाव। तो ये आप लोग नोट रखेंगे क्योंकि आपको जब 20 मार्क्स के लिखने होंगे तो इसमें से इस पॉइंट को लिखकर इसके बारे में आपको लिखना होगा। इसका प्रिपरेशन आप कीजिएगा, हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतीय समाज में जाति, है ना, और वर्ग के बीच संबंध का वर्णन कीजिए। आंसर है, सुनिए ध्यान से, भारतीय समाज में जाति और वर्ग के बीच यह संबंध है कि भारतीय समाज में जाति और वर्ग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग उदाहरण एवं अवधारणाएं हैं। जाति मुख्य रूप से जन्म पर आधारित एक सामाजिक स्थिरीकरण प्रणाली है, जबकि मुख्य रूप से आर्थिक स्थिति पर आधारित है। जाति व्यवस्था में व्यक्ति अपने जाति में ही जन्म लेते हैं और यह निर्धारित करता है कि वह किस सामाजिक समूह से संबंधित है। जाति व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यवसाय, सामाजिक अंत क्रियाओं को निर्धारित करती है। देखो, आप जिस जात में जन्म लोगे उसी जात का काम करना होगा और उसी जात में शादी करना होगा, ये सब भी सिस्टम होता है। तो देखिए, मेरे पास भी टाइम नहीं है, इसीलिए मैं खुल के नहीं बता रहा हूँ। मैंने जो लिखा है इसको ध्यान समझिए, है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखिए वर्ग की बात करते हैं। जाति और वर्ग था ना, तो अब वर्ग की थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं। थोड़ा समझिए, कोशिश की समझने का। वर्ग मुख्य रूप से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जैसे कि आय, संपत्ति और व्यवसाय पर आधारित होता है वर्ग, ये ध्यान रखना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। आंसर सुनिए आप लोग। इस प्रश्न की चर्चा करने से पहले हम लोग यह समझते हैं कि उपनिवेशवाद क्या है।
आंसर है इसमें से उपनिवेशवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या करती है, नियंत्रण स्थापित करती है, यानी करता है, और उसके संसाधनों का शोषण करता है। यह नियंत्रण अक्सर सैन्य बल, आर्थिक, है ना, दबाव या फिर राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से स्थापित किया जाता है। अब देखो, उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव पड़ा, जिसने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों को प्रभावित किया। इसने समाज में कई बदलाव लाए, जिनमें से कुछ सकारात्मक थे और अधिक से अधिक क्या थे, नकारात्मक भी थे, नकारात्मक प्रभाव थे। चलो, 2 बार मैंने लिखा नकारात्मक, नकारात्मक 2 बार लिखा है, नकारात्मक प्रभाव थे। चलो, क्वेश्चन नंबर अब 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान में बहुलता केंद्रित किया जाता है, चर्चा कीजिए। तो उसमें से मैंने शॉर्ट में लिखा, देखो समझने की कोशिश कीजिए। भारतीय संविधान में आंसर है, भारतीय संविधान में बहुलता को इसलिए केंद्रित किया जाता है क्योंकि यह संविधान बहुलता को केंद्र में रखता है, जो भारत की विविध सांस्कृतिक, धर्म, भाषा और सामाजिक संरचना को दर्शाता है। संविधान में बहुलता को लोकतांत्रिक राजनीति और निरपेक्ष राज्य संरचना के माध्यम से मान्यता दी गई है, जो संघीय ढांचे, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और व्यक्तिगत अधिकारों के समूह में परिलक्षित होती है। संविधान में बहुलता के तत्व क्या है? देखिए, ये सब ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में 20 मार्क्स पर आने के लिए ये सब पॉइंट लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। चलो, पहला है तत्व इनके संघीय ढांचा, दूसरा है अल्पसंख्यकों के अधिकार, तीसरा व्यक्तिगत अधिकार, चौथा है धर्मनिरपेक्षता, पांचवा है भाषाओं का संरक्षण और छठा है सांस्कृतिक विविधता। इस तरह से हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जातीय व्यवस्था के लक्षणों का वर्णन कीजिए। आंसर सुनिए, जाति व्यवस्था लक्षणों की चर्चा करने से पहले यह जानते हैं कि जाति व्यवस्था क्या है। देखिए, जाति व्यवस्था, यह व्यवस्था एक ऐसी सामाजिक पदानुक्रम है जो वंशानुगत होता है, जिससे, जैसे कि हम ठाकुर परिवार में अगर जन्म लिए हैं तो हमारा जो भी पैतृक कार्य होगा, मतलब पुराना कार्य होगा, वो रीति रिवाज होगा, रीति रिवाजों के अनुसार होगा, यहाँ पे रीति रिवाजों के अनुसार होगा, वो हमें भी मानना होगा। जो रीति रिवाज होगा पैतृक कार्य का, वो हमें भी मानना होगा, अन्यथा हमें समाज में जात से बाहर निकाल दिया जाएगा। जाति व्यवस्था के कुछ लक्षण देखिए। पहला लक्षण ये है कि वंशानुगत होता है, दूसरा पदानुक्रम, तीसरा है अंतर्विवाह। अंतर्विवाह मतलब ये हो जाता है कि आप जिस जात में हो, जिस जात से हो, मतलब कि आप जिस जाति के जन्म लिए हो, है ना, मान के चलो मैं अगर सपोज दैट ठाकुर जात में जन्म लिया हूँ, ठाकुर परिवार में जन्म लिया हूँ, तो हमारा जो शादी होगा वो ठाकुर परिवार में ही होगा। आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप राजपूत हो, तो आप जो शादी करोगे वो राजपूत में ही करोगे। ठीक है, तो यही नियम है भैया। आजकल नियम को कौन मान रहा है? आजकल के बच्चे, आजकल के लोग भैया जात पात कुछ नहीं, कहीं भी कोई शादी कर लेते हैं। ठीक है, यही बात है भैया, समझे? कोई भी जात पात नहीं, जिससे प्रेम हुआ उनसे शादी हो गया, ऐसे ही कर रहे हैं ना। चलो, अब यही है सिस्टम, यही है ट्रेंड, तो अब क्या किया जाए। चलो, 4 नंबर है सामाजिक बहिष्करण, 5 है व्यवस्था, 6 है सामाजिक गतिशीलता, 7 है आपका अपृश्यता, 8 है शुद्धता और प्रदूषण, 9 है आपका सामाजिक विभाजन। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यविहीन, क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यविहीन समाज क्या है, चर्चा कीजिए। आंसर देखिए है, राज्यविहीन समाज उस समाज को कहा जाता है जिसमें कोई भी केंद्रीय सरकार या राज्य नहीं होता है। यह एक ऐसा समाज है जिसमें राजनीतिक सत्ता का कोई केंद्रीकृत संगठन नहीं होता है, और राजनीतिक व्यवस्था, रिश्तेदारी, रीति रिवाजों, परंपराओं और अनौपचारिक संघर्ष समाधान प्रणालियों के माध्यम से बनाए बनाए रखी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है स्टूडेंट्स, भारत में पंचायती राज व्यवस्था और संक्षिप्त में लिखिए। देखिए भैया, पंचायती राज व्यवस्था क्या है? आप लोग सुने होंगे, आप लोग गांव से, तो कुछ लोग गांव से भी होंगे, है ना। देखिए, एक बात आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग कहाँ से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, हरियाणा से हो, कहाँ से हो, आप लोग जरूर बताना। इंडिया में किस जगह से हो, किस जगह से आप वीडियो को देख रहे हो, प्लीज जरूर बताना, है ना। जरूर कमेंट करना आप किस जगह से हो। मैं, जैसे कि मैं बिहार से हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। ओके, तो आप लोग अपने अनुसार बताइएगा आप लोग कहाँ से हैं। ओके स्टूडेंट्स,
चलो, ताकि मुझे खुशी हो कि मेरा वीडियो कहाँ-कहाँ पहुँच चुका है। हाँ, तो देखिए पुराने समय में क्या होता था भैया, पंचायत अभी भी गाँव में क्या होता है, कभी कुछ हो झगड़ा झंझट होता है तो पंचायती होता है ना, कहता है पंचायती बैठाएँगे, इस पर पंचायती बैठाएँगे हम, हैं? इस पर पंचायती बैठाएँगे, ये करेंगे, ये हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हैं? ये किया, वो किया, पंचायती बैठाएँगे भैया। तो ये पंचायती करने वाले सरपंच होते हैं वहाँ पे, जो पंचायत में सबसे प्रमुख होते हैं, ग्राम में प्रमुख होते हैं, है ना? जो सही निर्णय लेते हैं, जो सही पंचायती दोनों तरफ से सही निर्णय ले देते हैं, वही पंचायती कहलाता है। बट यहाँ पे थोड़ा समझिए, यहाँ पे अपने तरीके से है, लेकिन फिर भी बात वही तरीके से है ना? उसी तरीके से लिया गया है। तो समझिए, आंसर समझिए। फिर क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट करूँ, भारत में पंचायती राज व्यवस्था पर संक्षिप्त में लिखिए। ठीक है? तो आंसर सुनिए, आंसर है आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था एक प्रकार का प्रयोग होने वाले ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है, जिसका उद्देश्य सत्ता का केंद्रीकरण करना और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। यह व्यवस्था 3 स्तरीय में होती है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल होती है। हो गया आपका ये आंसर कंप्लीट। देखिए क्यों हुआ, क्योंकि जब मुझे समझाना था, इतना हमें तो 5 पेज तो लिखूंगा नहीं, 4 पेज तो लिखूंगा नहीं भैया, मुझे समझाना मेरा फर्ज है, और इतना सारा पेज आपको लिखना आपका फर्ज है। समझ जाएंगे तो बहुत सारा पेज खुद से लिख लेंगे, इतना तो टैलेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 13 है, भारतीय जनजातियों का शारीरिक लक्षणों एवं भाषाई आधारों पर वर्गीकृत कीजिए। आंसर देखिए सुनिए, आंसर क्या है, शारीरिक लक्षणों के आधार पर उन्हें निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलॉयड और द्रविडियन समूह में विभाजित किया जाता है। और भाषाई आधार पर अगर देखा जाए, उन्हें इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक और तिब्बतो, है ना, तिब्बतो वर्मन समूह में वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के संदर्भ में राज्यों के पुनर्गठन में भाषा एक आधार के रूप में कैसे उभरने लगी है, चर्चा कीजिए। आंसर इसका, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भारत की संसद द्वारा 1956 में अधिनियमित किया गया था, जो 1 नवंबर 1956 से प्रभावित हुआ है। भाषाई राज्यों के लिए आंदोलन का उद्देश्य एक ही राज्य में रहने के लिए, एक ही भाषा बोलने के लिए नागरिकों को बसाना था। ओके, देखिए ये आपने इसको सही से पढ़ना है, पीडीएफ में आपको सही से पढ़ना है, क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम है और आपके पास भी टाइम कम है। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन यही है आपका, भारत में राष्ट्र राज्य के उद्भव पर प्रकाश डालिए। तो ध्यान सुनिए, राष्ट्र राज्य एक ऐसी राजनीतिक इकाई है जहां एक राष्ट्र जिसमें एक राष्ट्र क्या, जिसमें साझा संस्कृति, भाषा, जातीयता आदि वाले लोग का समूह आ जाता है, और एक राज्य जिसमें निश्चित क्षेत्र पर शासन करने वाली सरकार आ जाते हैं। ये दोनों राष्ट्र और राज्य एक ही भौगोलिक क्षेत्र में एकजुट होते हैं। भारत में राष्ट्र राज्य का उद्भव ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष और भारतीयता राष्ट्रवाद के विकास का परिणाम था। और फिर 1947 के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक एकीकृत राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई, जिसने ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से 15 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, फ्री मिलेगा। एंड आप इसका पासवर्ड है ना, इनमें पासवर्ड लगा होगा, तो पासवर्ड मैं उन्हीं को देता हूं जो मुझ पर भरोसा करते हैं, जो मेरे साथ जुड़े होते हैं। तो मेरे साथ आप जुड़े होंगे तो आप इंस्टा में आप ज्वाइन कीजिए, इंस्टा में आइए, इंस्टा में पासवर्ड मुझसे लीजिए ना। ओके, इस तरह से हम लोग जुड़े रहेंगे, और मेरा सपोर्ट कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के पास बोलिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जाने से पहले बोलो मेरे साथ, स्टूडेंट्स प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.